हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण का पार्ट नंबर 5, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। और दोस्तों कल ये अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। मैंने आपको बताया था 2 क्लास लगेगी, तो आज पार्ट नंबर 5 है और कल अपना पार्ट नंबर 6 में ये अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। समझते हैं ये एक्वा रेजिया क्या होता है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, एक्वा रेजिया। सर ये क्या होता है? दोस्तों आप लोग मुझे बताएंगे, क्या ये HNO3 नाइट्रिक एसिड, क्या ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या, प्रबल अम्ल है क्या? कौन बताएगा, है या नहीं है? बिल्कुल है। दोस्तों ये HCl, क्या ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या, प्रबल अम्ल है क्या? बिल्कुल। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, अगर हमारी स्किन पे ये थोड़ा सा भी गिर जाए ना, हमारी स्किन क्या हो जाती है? जल जाएगी पूरी। इतने खतरनाक एसिड होते हैं दोनों। बहुत बढ़िया। दोस्तों आप लोग मुझे एक काम बताइए, जैसे मान लीजिए ये नाइट्रिक एसिड है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आप मुझे बताइए, अगर मैं इसमें कागज का टुकड़ा डालूं और इसमें मैं डालूं, तो क्या ये दोनों एसिड उसको पूरा घोल देंगे क्या, डिजोल्व कर देंगे क्या? बेचारे हमारी स्किन ही पूरी जल जाती है पूरी। इनके चक्कर में बेचारा कागज क्या है? बोलो, बात सही है नहीं है? लेकिन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, मेरे पास में क्या है, एक गोल्ड का टुकड़ा है, सोने का एक टुकड़ा है। आ गई बात समझ में? क्लियर? गोल्ड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है या कम रिएक्टिव होता है? सर कम रिएक्टिव होता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग गोल्ड को इस टुकड़े इसमें डालते हैं ना, तो ये एसिड इतना खतरनाक, इतना प्रबल, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होने के बावजूद इस गोल्ड के टुकड़े को घोल नहीं पाता है। सिमिलरली हम HCl में डाल के देखते हैं, HCl में भी ये घुल नहीं पाता है। आ गई बात समझ में? जबकि दोनों काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब दोस्तों हम लोगों ने क्या करा, इन दोनों एसिड को क्या करा, मिक्स करा, एक मिक्सचर बनाया। ठीक है, उसे ही हम लोग बोलते हैं एक्वा रेजिया। तो हमने क्या बनाया, एक मिक्सचर बनाया। और जब हम लोग इस मिक्सचर में इसको गोल्ड को डालते हैं, तो हम लोग देखते हैं गोल्ड धीरे धीरे इसमें घुलना शुरू हो जाता है। आ गई बात समझ में? तो बेसिकली एक्वा रेजिया एक मिक्सचर है। कौन से 2 एसिड का? इन 2 एसिड का। और इसमें खास बात क्या है कि ये अब जो मिक्सचर है वो गोल्ड को घोल सकता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए एक्वा रेजिया क्या है, आप लोग बोलोगे मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? HCl और HNO3, ये 2 एसिड का मिक्सचर है। किस रेशो में दोस्तों? 3:1 में। कई बार एग्जाम में बोल दिया जाता है एक्वा रेजिया नाइट्रिक एसिड और HCl का मिक्सचर है। बताओ किस रेशो में? तो 3:1। रट के मत रखिएगा, इसमें 3 पार्ट HCl के हैं, 1 पार्ट HNO3 का है। तो अगर इनका रेशो पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 1:3। गलती तो नहीं कर देंगे अनुपात याद रखने में? ठीक है। दूसरी बात आप लोग ध्यान रखना, ये दोनों एसिड का क्या है, एक मिक्सचर है। अब कौन सा एसिड है? कंसंट्रेटेड सांद्र अम्ल है या डाइल्यूट है? तो कंसंट्रेटेड सांद्र अम्ल। तो अगर हम लोग सांद्र HCl ले, सांद्र HNO3 ले, तो किस अनुपात में? 3:1 में। तो ये मिक्सचर क्या कहलाएगा? एक्वा रेजिया कहलाएगा। याद हो जाएगा? क्लियर है? या मैं बोलूं, अगर हम लोग सांद्र नाइट्रिक अम्ल ले, सांद्र HCl ले 1:3 में, तो इस मिक्सचर को आप लोग क्या बोलोगे? एक्वा रेजिया बोलोगे। क्लियर है? विकास कुमार जी कोई दिक्कत बता रहे हैं? विकास कुमार जी कोई दिक्कत हो प्लीज इस नंबर पे संपर्क कर ले, 7374019437 पे। ठीक है, इधर आप लोग पढ़ाई में ध्यान दीजिए। आगे बात समझ में? तो एक्वा रेजिया बेसिकली क्या है दोस्तों? ये 2 एसिड का मिक्सचर है। किस अनुपात में? HNO3 और HCl की बात करी जाए तो 1:3 में ये मिक्सचर है। और दोस्तों ये इतना शक्तिशाली मिश्रण है कि ये गोल्ड को भी घोल सकता है। गोल्ड हो गया, प्लेटिनम, जो कि काफी कम रिएक्टिव मेटल है, इनको भी अपने अंदर समा लेता है, उनको भी अपने अंदर घोल लेता है। आगे बात समझ में? घोल लेता है, डिजोल्व कर लेता है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई?
आ गई। चलिए दोस्तों देखते हैं एग्जाम में जाओगे तो क्वेश्चन कर पाओगे क्या। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात, किस अनुपात में इनका मिश्रण बनाया जाए जिसे हम लोग एक्वरेजिया बोलते हैं, बताओ। तो कई बच्चे गलती करके आए, क्या करके आए, देखिए HNO3 और HCl का पूछा गया है, बस उन्होंने रट रखा था 3:1 और फिर बाहर आके बोले कि सर मैं तो ऑप्शन नंबर ए करके आया हूं, रेलवे ने गलत आंसर क्यों दिया है। अरे रेलवे ने कुछ भी गलत आंसर नहीं दिया है ना। क्या होगा, 1:3 आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो प्लीज इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखिए, छोटी मोटी गलती है जो कि हम लोग एग्जाम में गलत कर देते हैं। क्लियर है, आगे बात समझ में। तो डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, डाइल्यूशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं तनुकरण। दोस्तों तनुकरण का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा। तनुकरण का मतलब है पतला करना। अब दोस्तों ये सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन एग्जाम में आप लोगों से ये नहीं पूछेगा कि पतला कर डाइल्यूशन का मतलब क्या, और ऑप्शन में देगा पतला करना, गाढ़ा करना, है ना। और आपको लगेगा कि सर मुझे तो समझ में आ गया। नहीं दोस्तों, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, चलो मैं आप लोगों से पूछ लूं क्या, मैं आपसे पूछ लूं। चलिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है इस बार टेक्नीशियन में, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, देखते हैं कुछ बच्चे बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे, देखते हैं। आ जाओ दोस्तों, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि ये एक अम्लीय विलयन है, एक एसिडिक सॉल्यूशन है, एक एसिडिक सॉल्यूशन है, एक अम्लीय विलयन है, मतलब इसकी प्रकृति है अम्लीय, इसका मतलब ये स्वाद में खट्टा होगा, है ना। या फिर ये आप मान लो इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन आयन है, ऐसा मान लीजिए आप लोग, ठीक है, ठीक है। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा कि मैंने इसमें मिला दिया पानी, मेरा क्वेश्चन यह है कि सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी या समान रहेगी, क्या रहेगी। एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार बताओ। चलो वापस समझा दूं, गुरुजी मुझे नहीं आया समझ में, चलो मैं वापस समझाता हूं, टेंशन मत लो। दोस्तों आप ये मान लीजिए आपने पानी में HCl घोल रखा था, आपके पास में ये वाला सॉल्यूशन था। तो पानी में जब HCl डालते हो तो इसने जरूर हाइड्रोजन आयन त्याग करे होंगे कहीं ना कहीं, आप, है ना। तो आपके पास में क्या था, पानी में आपने HCl घोल रखा था, बहुत बढ़िया। दोस्तों अब मेरा क्वेश्चन है कि मैं अगर और पानी मिलाऊं और पानी मिलाऊं और पानी मिलाऊं तो हाइड्रोजन आयन जितने पहले थे क्या उतने ही रहेंगे, कम होंगे, ज्यादा होंगे। मेरा क्वेश्चन यह है। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, जब तक आपके दिमाग में नहीं घुसेगा मैं आप लोगों को समझाता रहूंगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला कि आपके पास में 100 ग्राम पानी था और उसमें 2 ग्राम आपने नमक घोल रखा था, ठीक है। आपके पास में एक सॉल्यूशन था जो कि कैसे बना था, 100 ग्राम पानी 2 ग्राम नमक से, 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 100 ग्राम पानी 2 ग्राम नमक से। आगे बात समझ में, यानी टोटल जो ये सॉल्यूशन था, विलयन था, वो कितने ग्राम का हो गया, 102 ग्राम का हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? प्लीज एक बार यस बोल दीजिए अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो, कि मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने इसमें 50 ग्राम पानी और डाल दिया, तो अब ये जो सॉल्यूशन होगा वो खारा होगा या थोड़ा कम खारा होगा।
मेरे हिसाब से आप लोग सभी का आंसर एक ही होगा कि सर थोड़ा कम खारा होगा, थोड़ा कम खारा हो जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछा कि अब जो मैंने 50 ग्राम डाला, अब जो विलियन बना उसमें नमक की मात्रा क्या है, 2 ग्राम है, या 2 ग्राम से ज्यादा हो गई या 2 ग्राम से कम हो गई। मेरे हिसाब से आप सभी का आंसर यही रहेगा कि सर नमक तो अभी भी 2 ग्राम है। बोलो। तीसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा कि नमक की सांद्रता बताओ, नमक की सांद्रता बताओ, कंसंट्रेशन बताओ। तो आप लोग बोलोगे कि सर पहले 2 ग्राम नमक था टोटल 102 ग्राम सॉल्यूशन में, पहले 2 ग्राम नमक था टोटल 102 ग्राम सॉल्यूशन में। अब क्या होगा, अब क्या होगा? तो आप लोग बोलोगे नमक अब भी 2 ग्राम है, लेकिन सॉल्यूशन कितना हो गया, 102 प्लस टोटल लगभग 152 ग्राम, ऐसे कुछ, मतलब कुल मिला के आप लोग बोलोगे अब कम हो गई। तो ये 3 पॉइंट किस किस को समझ में आ गया? चलो एक एक करके बताओ, सभी बोलो। पहला पॉइंट समझ में आया आपको, ए पॉइंट, ये बात समझ में आई कि अगर हम लोग पानी डालोगे तो पहले जो सॉल्यूशन हमको खारा लग रहा था अब कम खारा लगेगा। क्या ये बात समझ में आई? ए पॉइंट सभी लिखो, ए यस, जिससे मुझे समझ में आया सभी लिखो ए पॉइंट यस, समझ में आ गया, ए पॉइंट यस समझ में आ गया। चलिए सभी लिखिए कि क्या बी पॉइंट आपको समझ में आया कि पहले 100 ग्राम पानी था, 2 ग्राम नमक था। अगर मैं इसमें और पानी डाल देता हूं तो नमक की मात्रा जो पहले 2 ग्राम थी अभी भी नमक की मात्रा 2 ग्राम ही रहेगी। अगर ये बी पॉइंट भी समझ में आ गया तो आप लोग यस लिख दीजिए। वेरी गुड दोस्तों। अब मैं सी पॉइंट की बात कर रहा हूं। पहले क्या था, टोटल 102 ग्राम का मान लेते हैं, ये जो सॉल्यूशन था उसमें 2 ग्राम नमक था। तो पहले नमक की मात्रा या नमक की सांद्रता की बात करी जाए। सांद्रता की मतलब क्या है, नमक पूरे विलियन में नमक कितना है, तो पूरे 102 ग्राम में पहले 2 ग्राम नमक था। अब की अगर बात करी जाए, टोटल 152 ग्राम का सॉल्यूशन बन गया, उसमें केवल 2 ग्राम नमक है, तो कहीं ना कहीं नमक की सांद्रता कम हो गई। क्या सी पॉइंट समझ में आ गया? यस बोल दीजिए। और दोस्तों यकीन मानिए मैं आपको इतना बड़ा क्यों समझा रहा हूं, केवल एक चीज समझाने के लिए कि तनुकरण क्या होता है। बहुत जनों को दोस्तों तनुकरण समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आपको एक उदाहरण से समझाया कि क्या ये तीनों पॉइंट क्लियर है, और आपको तीनों पॉइंट क्लियर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब आते हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों तनुकरण का मतलब क्या होता है, पतला करना। लेकिन एग्जाम में यह नहीं पूछेगा तनुकरण का मतलब पतला करना होता है, मोटा करना होता है। मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं, किस किस को यह लाइन समझ में आ गई, ध्यान से समझो दोस्तों। पहले कोई आपके पास में अम्लीय विलयन था, या मैं बोलूं पहले कोई अम्ल था, इसमें आपने और पानी डाल दिया, जल डाल दिया। ठीक है, ठीक है, नहीं आया समझ में दोस्तों? पहले आपके पास में कोई अम्लीय विलयन था, तो या मैं बोलूं उस विलयन में कुछ ना कुछ हाइड्रोजन आयन होंगे। दोस्तों जब आप लोग और पानी डाल देते हो तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा तो उतनी ही रहेगी, लेकिन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो गई, कि सांद्रता कम हो गई, कंसंट्रेशन कम हो गई। दोस्तों इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन, यानी पतला तनुकरण। तो डाइल्यूशन का मतलब, तनुकरण का मतलब एक्चुअली में है क्या? ठीक है, पतला हो गया, पानी और डाल दिया, लेकिन पानी डालने से हुआ क्या? हाइड्रोजन आयन की मात्रा तो उतनी ही रही, लेकिन हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो गई। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जब हम लोग अम्ल में किसी पानी को और पानी मिलाते हैं तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी या ज्यादा होगी? तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन यानी तनुकरण। आ गई बात समझ में? ऋषिकेश बोल रहे हैं सर अब पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, कोई बात नहीं, घर पे जाके सो जाओ। ठीक है, आपके माता पिता के पास में बहुत पैसे हैं, बोल देना मम्मी पापा आपके पास में बहुत पैसे हैं, मेरा पढ़ने का मन नहीं हो रहा। ठीक है, इधर फालतू के कमेंट मत करो,
कोई तुम्हारे 4 आदमी तुमको मोटिवेट करने, इधर मैं बेवकूफ़ नहीं हूं तुमको मोटिवेट करता रहूं। हाँ गुरुजी पढ़ाई नहीं हो रही, मोटिवेट करो, मत हो रही तो मत करो, मेरे ऊपर है क्या। सिलेक्शन लोगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे, अपना आगे का जीवन सुधारोगे, माता पिता को खुशी दोगे। आ गई बात समझ में। दूसरी बात दोस्तों, आपके पास में कोई बेस था, कोई क्षारक था, यानी इसके पास में बहुत सारे क्या होंगे, ये वाले आयन होंगे। आपने दोस्तों क्या मिला दिया, इसमें जल मिला दिया। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये वाले आयन की मात्रा कम हुई ज्यादा हुई, उतनी हुई, लेकिन इसकी सांद्रता क्या हुई, कम हुई या ज्यादा हुई, तो इसकी सांद्रता कम हुई। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ बेस, क्षारक का तनुकरण। इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड, यानी अम्ल का तनुकरण। दोस्तों ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया, सारे बच्चे गलत आंसर देकर आए। इवन दोस्तों टीचर जब एनालिसिस करा रहे थे, मतलब जब ये पूरी वो आ गई थी, तो टीचर बोल रहे थे कि इसको चैलेंज करो, इस क्वेश्चन को चैलेंज करो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस बार टेक्नीशियन का क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, देखते हैं आप आंसर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। अगर किसी अम्ल का तनुकरण किया जा रहा है, ध्यान से समझना, अगर किसी अम्ल का तनुकरण किया जा रहा है, अगर किसी एसिड का डाइल्यूशन किया जा रहा है, तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर दो। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो कम होगा। कई बच्चे इसका आंसर देकर आए बढ़ेगा, कई बच्चे इसका आंसर देकर आए समान रहेगा। आगे बात समझ में क्लियर है, क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बात समझ में, तो ये बात मैं लिखवा रहा हूं, टेंशन मत लो, है ना। देखो मैं आपको ये बोल रहा हूं, पहले अम्ल के उसमें समझ लो। किसी अम्ल को जल में मिलाने से या अम्ल और जल को मिलाने से प्रति इकाई आयतन में आयन, कौन कौन से आयन, हाइड्रोजन आयन बेसिकली जो पानी से मिलकर H3O+ बनाता है, तो बेसिकली हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण बोलते हैं। या मैं बोलूं कि जब किसी क्षारक को पानी में मिलाओगे या क्षारक और पानी को मिलाओगे, तो ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है इसकी सांद्रता कम हो जाती है। इसी प्रक्रिया को तनुकरण बोलते हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर है। तो ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, गलत होता है। और दोस्तों मैं एक चीज बताऊं आपको, छोटी सी बात बताऊं, अच्छा दोस्तों, ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी वाले जो बच्चे हैं उनकी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, या जो यूपीएससी एग्जाम क्रैक करके आईएएस बने उनकी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए। आपका आंसर होगा गुरुजी ये, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, इन्होंने पढ़ा बहुत ज़्यादा है, इनकी जो सर्विस होगी, जो ये सर्व करेंगे वो भी सर बहुत हेडेक वाला है, बहुत जिम्मेदारी वाला है, सर इनकी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इनकी कम होनी चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आ जाओ, बहुत बढ़िया। मेरा क्वेश्चन ये है कि रेलवे ग्रुप डी में किसका सिलेक्शन होना चाहिए। वो बच्चा जिसने पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, कई टॉपिक उसको हार्ड लगे हैं फिर भी वो पूरा करा है, सारी क्लास फॉलो करी है, उसका होना चाहिए। या सर उसका होना चाहिए जो ऊपर ऊपर से पढ़ गया, जो चीज़ें उसको अच्छी लगी वो कर लिया, जो नहीं लगी छोड़ गया। आप मुझे खुद बताओ, आपका आंसर क्या होगा, ये होगा। तो इसका मतलब आपको पता है सिलेक्शन किसका होता है, तो आप लोग ये वाला बनिए, ये वाला बच्चा बनिए। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, कभी मन करेगा पढ़ाई करने का, कभी करेगा नहीं करने का, लेकिन आपको खुद को ही पता है सिलेक्शन किससे होता है, इस चीज़ से। तो ये चीज़ बनिए, अच्छी बात है, आपको तो सॉल्यूशन पता है सिलेक्शन कैसे होता है। आ गई बात समझ में,
ठीक है, वेरी गुड, आ जाओ, वेरी गुड वेरी गुड, आ जाओ। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर, और दोस्तों जिसे हम लोग सार्वभौमिक संकेतक या सूचक, है ना, ये चीजें बोलते हैं, या सार्वभौमिक बोल देते हैं, कई बार सार्वत्रिक बोल देते हैं। ठीक है, क्या है, आ जाओ बात करते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला कि मेरे पास में एक बॉटल है, दो बॉटल है मेरे पास में, एक में एसिड है एक में बेस है, कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे? आप लोग बोलोगे गुरुजी मैं इंडिकेटर का इस्तेमाल कर लूंगा, मैं संकेतक का इस्तेमाल कर लूंगा, मैं सूचक का इस्तेमाल कर लूंगा, उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। कई ऑप्शन है आपके पास में, हल्दी का कर लो या कुछ भी कर लो, बहुत बढ़िया बढ़िया। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। आप लोग बोलोगे गुरुजी मैं इंडिकेटर का इस्तेमाल कर लूंगा, वेरी गुड। दोस्तों अब मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं कि मेरे पास में दो बोतल है, एक में स्ट्रॉन्ग एसिड है प्रबल अम्ल है, एक में वीक एसिड है दुर्बल अम्ल है। अब कैसे पहचान करोगे? तो जो इंडिकेटर होते हैं वो आपको बता देगा ये एसिड है या बेस है, लेकिन क्या कोई इंडिकेटर ऐसा था जो आपको बता पाए कि वीक एसिड में ऐसा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड में ऐसा होगा, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड में ऐसा होगा? आप लोग नहीं पता लगा सकते ना, नहीं पता लगा सकते ना। बस अभी तक हमको इंडिकेटर यही जानकारी दे रहा था कौन एसिड है कौन बेस है, लेकिन कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है कौन वीक बेस है, इसके बारे में हम लोगों को पता नहीं पड़ पा रहा था। तो दोस्तों मार्केट में फिर एक नया इंडिकेटर आया जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसको यूनिवर्सल क्यों बोल रहे हैं? ये सब बता देगा कौन वीक एसिड है कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन स्ट्रॉन्ग बेस है कौन वीक बेस है, ये सब बता देगा। इसीलिए हम इस इंडिकेटर को थोड़ी इज्जत देंगे। क्या देंगे? यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलेंगे। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? आपके मन में गुरुजी एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपने हमको पहले क्यों नहीं बताया इस इंडिकेटर के बारे में, जब आप लोग पहले बता रहे थे, जब आपने हल्दी के बारे में पढ़ाया, मिथाइल ऑरेंज के बारे में पढ़ाया, आपने सर फिनोफ्लिन के बारे में पढ़ाया, सर उस समय आपने इस इंडिकेटर के बारे में क्यों नहीं बताया? सर आपने धोखा कर दिया। नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर मैं उधर नहीं बता रहा तो एक कारण होगा, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों उस समय आपको पता ही नहीं था स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है वीक एसिड क्या होता है, ना आपको ये पता था स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है वीक बेस क्या होता है, तो मैं क्या ही बताता आप लोगों को। आगे बात समझ में? तो हर जगह हर का एक तरीका होता है, एक सही समय होता है, तो ज़्यादा भगा मत करा करो। आइया बात समझ में चुन्नू मुन्नू लाल? चुन्नू मुन्नू लाल बात समझ में आया? ठीक है। अब दोस्तों थोड़ी देर में मैं आप लोगों को एक चीज समझाने वाला हूं अगली स्लाइड पे, जिसको बोलते हैं पीएच स्केल या पीएच मान। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हर पदार्थ का एक पीएच मान होता है। क्या होता है भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो। हर पदार्थ का एक पीएच मान होता है जिससे हम लोगों को पता पड़ जाता है कि वह अम्लीय प्रकृति का है या क्षारकीय प्रकृति का है, वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। दोस्तों अगर किसी पदार्थ की पीएच 7 होती है तो वह ना अम्लीय होता है ना क्षारकीय होता है, वो होता है उदासीन यानी न्यूट्रल। दोस्तों अगर किसी पदार्थ का पीएच 7 से कम होता है, 7 से कम होता है तो वह अम्लीय यानी एसिडिक नेचर का होता है। क्लियर है? अगर किसी पदार्थ का पीएच 7 से ज्यादा होता है तो वह क्षारकीय यानी बेसिक नेचर का होता है। आ गई बात समझ में? बोलो यस और नो। बात आ गई समझ में? ये पीएच मान क्या होता है मैं आपको बता दूंगा। जैसे एक चीज मुझे बताओ, छोटी सी बात बताओ, ठीक है? एक छोटी सी बात बताओगे। दोस्तों आप लोग शूज खरीदने गए किसी शोरूम में, या मान लो शर्ट खरीदने गए, है ना? शर्ट जानते हो ना, शर्ट जो भी मैंने पहन रखी है।
आपको एक शर्ट खरीदनी थी, आप किसी शोरूम में गए दोस्तों, एक शर्ट थी उसके नीचे लिखा हुआ था ये 300 रुपये की है, एक शर्ट है उसके नीचे लिखा हुआ था ये 500 रुपये की है, एक शर्ट है उसके नीचे लिखा हुआ था ये 1000 रुपये की है, एक शर्ट था उसके नीचे लिखा हुआ था ये 2000 रुपये की है। बात आ रही है समझ में दोस्तों? अगर मेरे पास में जेब में 300 रुपये है तो क्या मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी क्या, कि मुझे क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है? बोलो, क्या मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी क्या? कि हाँ गुरुजी आपके लिए काम आसान हो जाएगा कि सर हमें यही वाली खरीदनी है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली दोस्तों, हर पदार्थ का एक पीएच मान होता है। क्लियर है क्या? एक लड़का है शुभम सर 91 में कोई कर रहा है, कोई नहीं, बेटा पढ़ ले है शुभम जी, ठीक है, वरना अगले साल आपके पिताजी और माताजी बोलते फिरेंगे हमारा बच्चा था शुभम 91 बार एग्जाम दिया, 99 बार एग्जाम दिया, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं जीवन में, है ना? ठीक है बेटा, हमारा बेटा शुभम है 99 डेज से तैयारी कर रहा था लेकिन इसका नहीं हुआ। 99 रिश्तेदार होंगे जो आपके पिताजी को बोलेंगे अरे शुभम के पिताजी शुभम का क्या हुआ? फिर पापा बोलेंगे हमारा बेटा तो लटका हुआ था, 91 99 कमेंट कर रहा था, बेचारा सर जो पढ़ा रहे थे उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। क्लियर है? मैं एक बच्चा बोल रहा सर बुक कब आ रहा है, सारी बात करेंगे लास्ट में, कर ले एक बार, समझ ले, यहाँ समझ ले, ठीक है। तो दोस्तों हर पदार्थ का एक पीएच मान होता है और उस पीएच मान से आपको पता पड़ जाएगा कौन अम्लीय प्रकृति का है, कौन क्षारकीय प्रकृति का है। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो आप लोग क्या बोलोगे कि वो ना अम्लीय है ना क्षारकीय प्रकृति का है, वो उदासीन प्रकृति का है, न्यूट्रल है। अगर किसी का पीएच मान 7 से कम है तो आप लोग बोलोगे वो अम्लीय प्रकृति का है। अगर किसी का पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो आप लोग बोलोगे क्षारकीय प्रकृति का है। दोस्तों ये मान आप लोगों का 0 से 14 तक होता है। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ किसी का पीएच मान 6 है, किसी का पीएच मान 5 है, तो इन दोनों के बारे में आपको क्या पता पड़ जाएगा? पीएच मान जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का होगा। तो किसी का पीएच मान 6 है वो भी अम्लीय है, किसी का पीएच मान 5 है वो भी अम्लीय है, लेकिन इनमें से ज्यादा अम्लीय कौन है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है बताओ, ज्यादा प्रबल अम्लीय कौन है बताओ, बोलो बोलो। तो क्या अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा? हो जाएगा? हो जाएगा? हाँ सर हमको हो जाएगा, वेरी गुड। अब दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या क्वेश्चन है पूछूं? हाँ गुरुजी पूछिए, क्या क्वेश्चन है? मान लीजिए आप लोगों को पीएच मान मैंने नहीं बताए, है ना, जैसे मान लीजिए इन शर्ट के नीचे उनके प्राइस लिखे हुए नहीं है, तो फिर क्या पता करना मुश्किल हो जाएगा ना, कौन 300 रुपए की है, कौन 500 की है, कौन 700 की है। आ गई बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ, तो सिमिलरली दोस्तों अगर हमको किसी पदार्थ का पीएच मान नहीं पता तो हमको कैसे पता पड़ेगा वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है? दिक्कत है ना? तो उसमें हमारी मदद करेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर। आई बात समझ में? ठीक है सर कैसे करेगा थोड़ा सा समझाओ, अभी समझाता हूं, टेंशन मत लो। दोस्तों पहले तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना कि ये यूनिवर्सल इंडिकेटर कई सारे इंडिकेटर यानी कई सारे सूचक से मिलके बनाया हुआ एक इंडिकेटर है। आपसे नहीं पूछेगा कि बताओ इसका ये बना कैसे, है ना? आप तो बस ये ध्यान रखेंगे ये यूनिवर्सल इंडिकेटर कई सारे इंडिकेटर को मिला के बनाया गया एक इंडिकेटर है, ठीक है, जो कि अलग अलग रंग दिखाता है। जैसे मान लो अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 1 है तो उसमें लाल कलर दिखाएगा। अगर मान लो, है ना, किसी पदार्थ का पीएच मान लो 1 से 3 है तो उसमें ये लाल कलर दिखाता है। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 3 से 6 है तो उसका कलर थोड़ा ऑरेंज सा येलो सा दिखाएगा। अगर किसी का पीएच मान 7 है तो उसका ग्रीन दिखाएगा। अगर किसी का पीएच मान 8 से 11 है तो वो ब्लू कलर का दिखाएगा।
अगर किसी का पीएच मान 11 से 14 है तो उसका वॉयलेट या इंडिगो दिखाएगा। आप लोग दोस्तों मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, पीएच मान 1 से 3 का मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, 3 से 6 का मतलब थोड़ा वीक एसिड, 8 से 11 का मतलब थोड़ा सा वीक बेस या वीक अल्कली बोल दूं, और 11 से 14 का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप लोग मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, कोई पदार्थ है उस पर मैंने यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला और उसका कलर दोस्तों ब्लू हो गया, इसका मतलब क्या है? वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है? वीक बेस है। उस पर दोस्तों मैंने कोई पदार्थ, तो उस पर मैंने ये यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला, उसका कलर अगर रेड हो गया, इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो क्या ये आपको ये भी बता पा रहा है कि ये वाला इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग है या वीक है? बोलो, आगे बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? थोड़ी सी आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलिए एक सेकंड रुको, चलो ये वाला क्वेश्चन करो पहले आप। दोस्तों एक सटीक पीएच बताने के लिए, मतलब सटीक पीएच बताने का मतलब कहीं ना कहीं हमको एग्जैक्ट बताना कि ज्यादा अम्लीय है, कम अम्लीय है, तो कौन से इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका नहीं कर सकते, ये बस केवल आपको ये बता सकता है कोई एसिड है या बेस है, ये भी यही बता सकता है कोई एसिड है या बेस है। एग्जैक्ट बताना कौन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन कितना वीक है, उसमें हमारा ये वाला इंडिकेटर काम करेगा। दोस्तों आया मजा या नहीं आया? क्लियर है? ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को गुस्सा करता हूं तो आप बुरा तो नहीं मान जाते कई बार हैं? और मैं गुस्सा सिर्फ इसलिए करता हूं, आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगाते हैं, ठीक है? और गुस्सा इसलिए करता हूं, मुझे आप लोगों से फ़र्क पड़ता है। जिस दिन मस्तर हो ना पूरी क्लास भर तो सोच लो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं है, तुम पढ़ो मत पढ़ो, मैं तो हंसते हंसते करा जाऊँगा पूरा। तो इसलिए डालता हूँ, पढ़ लो यार प्लीज़, है ना? बार बार नौकरी नहीं आती है। और आप लोगों को पता है, एक चीज़ और बता दूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि गवर्नमेंट एग्जाम लग गई तुम्हारी लाइफ सेट है, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है? प्राइवेट भी कर लोगे, अच्छी बात है यार, मेहनत करोगे, पैसा आएगा, आपका परिवार चलेगा। लेकिन दोस्तों मैं भी ये बोल रहा हूँ, जब से एआई आया ना, प्राइवेट सेक्टर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कितनी नौकरी जा रही है, कितनी वो, तो बेचारा आपका तो यहाँ पर भी अब कुछ नहीं होने वाला, आपका क्या बहुत नौकरी जा रही है। तो एक अच्छा मौका है, एक अपनी गवर्नमेंट जॉब लो, मेहनत से लो, फिर वहाँ पर आप पूरे देश को सर्व करो अच्छे से, है ना? तो ये भी बहुत अच्छा, मतलब ज़्यादा आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, कहने का मतलब ये है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। आ जाओ, चलो बताओ, जो सार्वभौमिक सूचक होता है, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, उसका रंग क्या हो जाता है? क्षारक। क्षारक उसका रंग कैसे बदल देते हैं? तो क्षारक करते क्या है? तो अगर कोई एक वीक बेस है, एक दुर्बल क्षारक है, तो वो तो उसकी प्रेजेंस में तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू, नीला। और कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, एक प्रबल क्षारक है, तो उसकी प्रेजेंस में इसका कलर हो जाएगा थोड़ा सा बैंगनी सा। ऑप्शन में देखोगे बैंगनी कुछ है नहीं, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आगे बात समझ में क्लियर आया? यूनिवर्सल इंडिकेटर समझ में? अब दोस्तों बात करते हैं, सर ये पीएच मान क्या है? आपने तो बोल दिया हर पदार्थ का एक पीएच मान होता है, लेकिन सर ये पीएच मान है क्या, कैसे निकालेंगे, कैसे पता पड़ेगा? ठीक है दोस्तों, देखो आ जाओ दोस्तों, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई एक सॉल्यूशन है, कोई एक विलियन है, ठीक है? कोई एक सॉल्यूशन है, कोई एक विलियन है, ठीक है? कोई भी सॉल्यूशन होता है ना, उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन आयन भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हाइड्रोजन आयन होंगे, अम्लीय विलियन है तो, और अगर कोई क्षारकीय विलियन है, कोई बेसिक नेचर का है, तो उसमें केवल हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी सॉल्यूशन होता है ना, तो उसमें हाइड्रोजन आयन भी होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन भी होते हैं। अगर दोस्तों किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन काफी ज्यादा है, हाइड्रोक्साइड आयन काफी कम है, तो आप मुझे बताओ वो कौन सी प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा या क्षारकीय प्रकृति का होगा? तो आप लोग बोलोगे कि सर वो एसिडिक नेचर का होता है, वह अम्लीय प्रकृति का होता है। आ गई बात समझ में? बोलो दोस्तों, अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन काफी कम है और हाइड्रोक्साइड आयन काफी ज्यादा है,
तो वह किस प्रकृति का होता है? बेसिक नेचर का होता है, क्षारकीय प्रकृति का होता है। दोस्तों बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई बात समझ में? तो बेसिकली किसी भी सॉल्यूशन का जो आप लोग पीएच मान निकाल रहे हो ना, वो पीएच मान बेसिकली क्या बताता है कि किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, कंसंट्रेशन कितनी है, सांद्रता यानी कंसंट्रेशन कितनी है, यह बताता है। ठीक है, एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर किसी सॉल्यूशन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती है या आयन की सांद्रता काफी ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? वह बहुत ज्यादा अम्लीय है, बहुत ज्यादा एसिडिक है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आ गई? अगर मैं बोलूं किसी में हाइड्रोजन आयन, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता काफी कम है, बहुत कम है, इसका मतलब वह क्षारकीय प्रकृति का होगा, बेसिक नेचर का होगा, उसमें वो वाले आयन ज्यादा होंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? कोई परेशानी, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर होता है 120/80। दोस्तों अगर किसी का ब्लड प्रेशर 180/100 आया तो वो थोड़ा बीमार बोलोगे या स्वस्थ बोलोगे? स्वस्थ बोलोगे। आप बोलोगे सर इसके पास तो फिर भी कम है, 120 ही है, इसके पास तो सर 180 आया है, इसको स्वस्थ बोल दो क्या? नहीं। आगे बात समझ में? तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ना, तो उसका पीएच मान कम आता है। कैसे आता है भी मैं बताऊंगा। और पीएच मान कम होने का मतलब क्या है? वो एसिडिक नेचर का है, अम्लीय प्रकृति का है। अगर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कंसंट्रेशन कम होती है तो सर उसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा आती है, और पीएच वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब बेसिक नेचर का है, वो क्षारकीय प्रकृति का है। कैसे निकालते हैं पीएच वैल्यू अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, आ जाओ। देखो दोस्तों पीएच क्या है, पीएच मान क्या है? तो पीएच मान, किसी भी पदार्थ का पीएच मान हम लोगों को यह बताता है कि वह अम्लीय प्रकृति का है या वह क्षारकीय प्रकृति का है। क्लियर है क्या? या आप लोग ये भी बता देता है कि कौन कितना प्रबल अम्ल है, कौन कितना दुर्बल अम्ल है, कौन कितना प्रबल क्षारक है, कौन कितना दुर्बल क्षारक है। तो बेसिकली ये एसिड और किसी भी विलयन की अम्लता या क्षारकता का माप है। बोलो बात समझ में आ गई? पहला पॉइंट आ गया समझ में? ठीक है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, ये जो पीएच है ना, ये जो नाम में जो पी है, इस पी का मतलब है पोटेंज। पोटेंज दोस्तों एक जर्मन वर्ड है, एक जर्मनी शब्द है जिसका अर्थ है पावर। तो कहीं ना कहीं ये जो पीएच है इसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब किसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा है ये वो बताता है। ये किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताएगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बताएगा कितनी है। ठीक है, आ जाओ। अब सर ये बताता कैसे है? देखो, तो किसी भी पदार्थ का अगर आप लोगों को पीएच मान निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला है। मैथ्स में लॉग किसने पढ़ा है? किसको आता है लॉग? कभी पढ़ा है? अच्छा, किसको आता है किसको नहीं आता है ये बताओ। जब तो पढ़ाऊंगा यार, पढ़ाना पड़ेगा लॉग यार। मैथ्स में लॉग पढ़ा है क्या? ये टॉपिक पढ़ा है क्या लॉग? देखते हैं किसी को आता ही नहीं आता। इसकी वैल्यू क्या है कोई बताएगा? इसकी वैल्यू क्या है? इसकी कोई वैल्यू बताएगा अगर मैथ्स में पढ़ा हो? थोड़ा सा बेसिक सा है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत हल्का सा। अरे आप मुझे बताओ,
7 + 8 क्या होता है 15। तो यहां पर इस सिंबल का क्या फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है। 7 इसका मान क्या होगा 56। ये जो सिंबल है, ये चिन्ह है, ये क्या कर रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा रहा है। 7 इसका मान क्या आएगा -1। ये जो सिंबल है, ये चिन्ह क्या कर रहा है, इसमें से इसको घटा रहा है। आ गई बात समझ में। इसकी वैल्यू क्या होगी कोई बताएगा 27। क्लियर है, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ मैं बताता हूं। तो दोस्तों पीएच मान किसी भी विलयन का, किसी भी सॉल्यूशन का, किसी पदार्थ का पीएच मान निकालना है तो उसका फॉर्मूला है -log हाइड्रोजन आयन की मात्रा। देखो मैं बताता हूं, ठीक है। सुनो, मेरी बात को ध्यान से समझो। वैसे आपके काम का है नहीं यार, बताऊं क्या, थोड़ा सा कंफ्यूज जाओगे। आपका काम का वैसे है नहीं, चलो बताता हूं, आ जाओ। ये क्या है बेसिकली, 1 लीटर में कितने मोल हाइड्रोजन आयन है। मुझे पता है नहीं आया होगा समझ में, मैं समझाता हूं, टेंशन मत लो, आ जाओ। मैंने बोला एक सॉल्यूशन के 1 लीटर में, 1 लीटर में, ठीक है, दो 2000 हाइड्रोजन आयन थे। उसका पीएच मान आप लोगों को निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बोला, पहले क्वेश्चन समझो। मैंने आपको बोला एक सॉल्यूशन में 2000 हाइड्रोजन आयन थे, तो उसका पीएच मान क्या होगा, तो पीएच मान क्या होता है -log हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। सांद्रता किस में लेनी है, 1 लीटर में कितने मोल थे, तो 1 लीटर में 2000 थे, मोल में कन्वर्ट करो तो 1 मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻⁻23। तो मोल में करोगे कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मान के चल रहा हूं मैं, हालांकि करने की जरूरत नहीं है, 0.00000 मान लो ऐसे कुछ आ गया 1s फॉर एग्जांपल, तो आप लिख दोगे -log 10⁻⁻4 लिख सकते हो इसको। फिर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस, और ये पावर आगे आ जाती है तो माना जाता है 4, है ना। तो इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाना, आप तो टेंशन मत लो, है ना। तो बस ये पीएच का फॉर्मूला है, ध्यान नहीं रखना है, नहीं रखना है, फॉर्मूला भी ध्यान मत रखो, बस आप तो ये ध्यान रखना है पीएच जो मान होता है वो क्या होता है। आप लोगों को किसी पदार्थ का पीएच मान बताता है कि वो अम्लीय प्रकृति का है या क्षारकीय प्रकृति का है, ठीक है। तो कुछ पदार्थों का मैं पीएच मान बता रहा हूं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। जठर रस जो पेट में बनता है उसका 1.2 होता है, जो नींबू पानी होता है उसका 2.2 होता है, जो पानी होता है उसका 7 होता है, जो हमारा रक्त होता है उसका 7.4 होता है लगभग। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, तो इसका पीएच मान 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका पीएच मान 14 होता है। बस इनका पीएच मान ध्यान रख लोगे क्या, जो मैं बता रहा हूं इनका पीएच मान ध्यान रख लोगे क्या। कुछ नहीं करना यार, मैंने तो आपको कुछ बताया नहीं, मैंने तो बोला पीएच मान ध्यान रख लो। चलो बताओ बताओ, रुको, चलो पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। बताओ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, देखो किसी सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती जाएगी तो उसका पीएच मान बढ़ता रहेगा।
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटने का मतलब क्या है, वो क्षारकीय प्रकृति का है। अगर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी, सांद्रता बढ़ती जाएगी, बस ये ध्यान रख लेना, तो उसकी पीएच वैल्यू कम होती रहेगी। ये ध्यान रख लोगे। देखो मेरी बात को, ये टेबल समझ में आ गई कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये समझ लो, आज के लिए हो गया। बस बताओ ये समझ में हो गया क्या मैं क्या बोल रहा हूं। अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यानी वो बहुत ज्यादा अम्लीय प्रकृति का है, यानी उसकी पीएच क्या होगी, 7 से कम होती रहेगी। अगर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही है, इसका मतलब वो अम्लीय प्रकृति का नहीं है, वो बेसिक नेचर का है, क्षारकीय प्रकृति का। मैं ये बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को, प्लीज, है ना। अब सारे क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। आप बताओ, जैसे जैसे हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता, देखो दोस्तों आपको बताया, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन बनता रहता है वो H3O+ में कन्वर्ट होता रहता है। तो कहीं ना कहीं ये बोलना चाह रहा है, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है, पीएच मान क्या होगा, घटता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बात समझ में। चलिए इसका आंसर बताओ। किसी विलयन का पीएच मान 12 है, यानी वो क्षारकीय प्रकृति का है, यानी उसमें किसकी सांद्रता ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तो ज्यादा नहीं है। किसकी ज्यादा है, इस वाले की ज्यादा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। किसी का पीएच मान 7 से बढ़कर 14 हो गया, यानी बेसिक नेचर का है, क्षारकीय प्रकृति का है, और क्षारकीय प्रकृति में हाइड्रोजन आयन कम होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होते हैं। बताओ आ रही है बात समझ में। क्लियर है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल करेंगे, और कल अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा, कल अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है। आज मैंने क्लास इसलिए थोड़ी सी छोटी ली है, 5-7 मिनट 10 मिनट छोटी ली है, क्योंकि थोड़ा सा सिर में नहीं घूम जाए। वैसे भी 10-12 दिन का बचा है, अपना टेंशन मत लो। आगे बात समझ में। अब कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है। कोई दिक्कत है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आगे बात समझ में। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय बाय।